Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to discuss the warfarin toxicity in the main topic of clinical toxicology. If we talk about the warfarin, the first thing is available dosage form, including oral tablets. इसमें और उसकी oral tablets available हैं and a solution for parenteral administration. दोनों फॉर्म में it is available, oral tablet and parenteral administration. अच्छा, इसकी टॉक्साइकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है? Warfarin is well absorbed after oral administration. Okay, its mean half life is 35 hour. इसकी मीन हाफ लाइफ 35 आवर है. प्रोटीन बाइंडिंग इज 99%. ये बात ये है इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ एंड हाई प्रोटीन बाइंडिंग यानी 99% ये शो कर रही है कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको रिवर्स करना जो है वो ईजी नहीं है. विथ 5 डे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इसका 5 डे है, इसी वजह से क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग है. अच्छा, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स बिगिन टू डिक्लाइन 6 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो है विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर को डिक्लाइन करती है 6 आवर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी 6 घंटे के बाद इसका ऑनसेट शुरू होता है. बट थेरेप्यूटिक एंटीकोगुलेशन मे रिक्वायर सेवरल डेज. और क्योंकि थेरेप्यूटिक एंटीकोगुलेशन लेवल जो अचीव होगा यानी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो होगी उसके लिए कई दिन सेवरल डेज लग जाएंगे. अच्छा, अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंक्लूड माइनर ब्लीडिंग, ब्रूजिंग, हेमेटोरिया यानी यूरिन में जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा, एपिस्टेक्सिस मीन्स नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा, एंड कंजंक्टिवल हैमरेज यानी आई में जो है वो ब्लड जो होगा वो नज़र आ रहा होगा, कंजंक्टिवा में हैमरेज होना शुरू हो जाएगा. तो माइनर ब्लीडिंग, ब्रूजिंग स्किन पे, हेमेटोरिया यानी यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, एपिस्टेक्सिस नाक से भी खून आना शुरू हो जाएगा, कंजंक्टिवा में हैमरेजेस नज़र आएंगे. तो ये जो होगी इसकी जो होगी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी. मोर सीरियस ब्लीडिंग इंक्लूड जीआई ब्लीडिंग, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, रेट्रोपेरिटोनियल यानी एब्डोमिन में ब्लीडिंग, एंड वूंड साइड यानी अगर कोई वूंड है तो वहाँ पर जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी. ये इसकी सीरियस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी. एक्सक्यूज मी. लेबोरेटरी डेटा की अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी डेटा इंक्लूड प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम आप चेक करेंगे वो यूजुअली प्रोलॉन्ग हुआ होगा. इसके अलावा आईएनआर यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, इसको हम चेक करेंगे, एंड ब्लीडिंग टाइम चेक करेंगे जो कि यूजुअली प्रोलॉन्ग हुए होंगे. ट्रीटमेंट क्या देंगे? इफ़ प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर स्लाइटली एलिवेटेड यानी थोड़े से बढ़े हुए हैं, देन विद होल्ड वारफेरिन फॉर 24 to 48 आवर्स, यानी आप जो है वो वारफेरिन को विद होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए 24 से 48 घंटे के लिए. उसके बाद देन री इंस्टीट्यूट थेरेपी विद ए रिड्यूस डोजेज यानी रीस्टार्ट करें थेरेपी कम डोजेज की बेस पे. लेकिन इफ़ पीटी एंड आईएनआर इज एलिवेटेड एंड ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हैं और ब्लीडिंग हो रही है, देन एडमिनिस्टर 10 मिलीग्राम फाइटेनिडिन विच इज़ विटामिन के ओवर 30 मिनट्स. ठीक है, तो विटामिन के जो है वो इसको एंटागोनाइज करेगा, वो जो है वो इस केस में इसकी टॉक्सिसिटी में वारफेरिन की दिया जाएगा. ठीक है, तो विटामिन के विच इज़ कॉल्ड फाइटोनेडियन या मेनाडायोन भी विटामिन के होता है, ओवर 30 मिनट जो होगा ये एडमिनिस्टर किया जाएगा इंट्रावेनसली. Patient who are bleeding may require the administration of blood product that contain clotting factor. वो पेशेंट जिनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो उनमें विटामिन के का इंजेक्शन तो अपना टाइम लेगा उसको रिस्पॉन्स करने में, लेकिन आप फॉरेन ब्लड को क्लॉट करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर वो ब्लड प्रोडक्ट्स दे सकते हैं जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद हो. अच्छा, फॉर माइल्ड ओवर एंटीकोगुलेशन यानी अगर थोड़ी सी एंटीकोगुलेशन माइल्ड ओवर एंटीकोगुलेशन हो गई हो, यानी वो ये कि माइल्ड टॉक्सिसिटी है, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड. ठीक है, वो गाइडलाइन यही हैं कि जो है वो आपने क्या करना है 24 to 48 आवर उसको जो है वो स्टॉप करके रखना है, फिर रीस्टार्ट करना है विद द रिड्यूस डोजेज. पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग ऐसी हो कि जो लाइफ थ्रेटनिंग है और इंट्राक्रेनियल हैमरेज भी हो रहा है,
तो ACCP रिकमेंडेशन यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस की गाइडलाइन हमें क्या बता रही है? यूज़ ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट, यानी प्रोथ्रोम्बिन वही क्लॉटिंग फैक्टर है, ये जो है दें, या फिर रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7A ये दें इमीजिएटली टू रिवर्स द INR। यही है वो क्लॉटिंग फैक्टर जो कि आपने देने होंगे उस सूरत में। प्रोथ्रोम्बिन और रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7A का जो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है वो आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होगा, ताकि जो है आप सीवियर ब्लीडिंग को, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग को फ़ौरन रिवर्स कर सकें। तो ये जो है इस तरीके से आप वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी को मैनेज करेंगे। एक और ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, दैट इज़ डेबिगैट्रिन। ठीक है, तो ये भी जो है वो ओरल एंटीकोगुलेंट है। अवेलेबल डोजेज फॉर्म ओरल कैप्सूल्स, इसके ओरल कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। इसकी टॉक्सिसिटी या टॉक्साइकोकाइनेटिक्स क्या है? डेबिगैट्रिन इज पुअरली एब्जॉर्ब फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसकी जो ओरल एब्जॉर्प्शन है ज़रा पुअर है, बट इट हैज़ a half-life of 12 to 17 hours in healthy subject with normal renal function। यानी जिनका किडनी फंक्शन नॉर्मल हो उसमें इसकी हाफ लाइफ जो है वो 12 घंटे से 17 घंटे तक होती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें अगर इसकी टॉक्सिसिटी की, इंक्लूड माइनर ब्लीडिंग, वही ब्रूजिंग, हेमेटोरिया, एपिस्टैक्सिस, एंड इन मोर सीरियस ब्लीडिंग इंक्लूडिंग GI, इंट्राक्रेनियल एंड रेट्रोपेरिटोनियल एंड वुंड साइट ब्लीडिंग, ये जो होगी वो सीवियर होगी। लेबोरेटरी डेटा, स्पेशलाइज्ड हेमेटोलॉजिक मॉनिटरिंग मे बी रिक्वायर्ड सच एज थ्रोम्बिन क्लॉटिंग टाइम एंड एकरिन क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है जो है वो थ्रोम्बिन क्लॉटिंग टाइम एंड एकरिन क्लॉटिंग टाइम के ज़रिए, यानी बेसिकली वही क्लॉटिंग टाइम के ज़रिए जो है वो आप इसकी टॉक्सिसिटी को, यानी इसकी टॉक्सिसिटी की हद क्या है, यानी कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है उसको चेक कर सकते हैं इन लेबॉर्ट्री टेस्ट की ज़रिए। ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें? अगर माइल्ड ब्लीडिंग है तो लोकल ट्रीटमेंट एंड विद होल्डिंग 1 डोज। एक तो ये कि वही जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस साइड को लोकल ट्रीटमेंट देके ब्लॉक करें, और विद होल्ड कर दें ट्रीटमेंट, यानी 1 डोज जो है वो बीच में मिस कर दें, विद होल्ड कर दें। मॉडरेट ब्लीडिंग है तो कंसिडर ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन और हीमोडायलिसिस, या तो ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन यानी वही क्लॉटिंग फैक्टर ट्रांसफ्यूजन, या फिर हीमोडायलिसिस के जरिए इस ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करें। और अगर सीवियर ब्लीडिंग हो तो फिर उसको कैसे मैनेज करना है? As noted earlier, with the additional consideration of charcoal filtration along with either recombinant factor 7 or prothrombin concentrate complex, यानी चारकोल फिल्ट्रेशन करें। ठीक है, इस मेथड के ज़रिए चारकोल फिल्ट्रेशन यानी वही है कि जो है जो आपने जो है वो टेक्निक जो पढ़ी थी कि जो हीमोडायलिसिस के अलावा जो ट्रांसफ्यूजन जो परफ्यूजन जो है वो कॉलम से जो है पास करते हैं, तो चारकोल कंटेनिंग कॉलम से जो पास करते हैं उससे के ज़रिए फिल्ट्रेशन करें, या फिर आइदर रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7A या फिर प्रोथ्रोम्बिन यानी फैक्टर 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट दें। डेबिगैट्रिन इज़ द फर्स्ट FDA अप्रूव्ड ओरल डायरेक्ट एक्टिंग थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ये पहली ड्रग है जो कि FDA ने अप्रूव की थी, और इसका क्या काम है कि ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन जो फैक्टर 2 है उसको इनहिबिट करती है। Many more compounds are in clinical trials and due to paucity of overdose data, यानी जो paucity है कि कोई unclear data of overdose with these drugs, consultation with a hematologist and or poison information specialist is highly recommended। इसी वजह से क्योंकि उनका डेटा जो है अभी इतना लिमिटेड है, कोई क्लियर आंसर नहीं है, वेगनेस है, इस वजह से अभी हम उस पर बात नहीं कर सकते कि जो दूसरी ड्रग्स हैं उसमें की क्या टॉक्सिसिटी है, उनकी ओवरडोज से क्या साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं माइल्ड में, मॉडरेट में और सीवियर में, और उनका एंटीडोट क्या होना चाहिए। इसी वजह से उसकी स्पेसिफिक ड्रग के केस में हेमाटोलॉजिस्ट से या वो फार्मासिस्ट जिसकी स्पेशलिटी है, जो पॉइजन इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है इस केस में, वो जो है वो जिसके पास स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट है एंटीकोगुलेंट मैनेजमेंट में, उस फार्मासिस्ट से जो है वो कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है, ताकि फिर वो जो उसकी रिकमेंडेशन हो उसको फॉलो किया जाए और टॉक्सिसिटी को जिस किस्म की भी डेवलप हुई है उसको रिवर्स किया जाए। तो ये हमने ओरल एंटीकोगुलेंट कंप्लीट कर ली है, जिसमें आपने 2 ड्रग्स का जो है यहाँ पे जिसका तस्करा सुना है, जिसमें वारफेरिन है
जिसका एंटीडोट आपके पास विटामिन के है। इसके अलावा आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स ये भी यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरी ड्रग है विच इज़ डेबिगैट्रिन, जो कि फैक्टर 2 यानी थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। इसके बाद हम आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स की टॉक्सिसिटी पे। एंटी डिप्रेसेंट्स में जो एक ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ होती रही है, ऑल्दो इट इज़ नॉट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एज पर क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन नाउ इन करंट अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन गाइडलाइन, बट बहरहाल ये कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसकी जो अवेलेबल फॉर्म्स हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की, वो उसमें एमिट्रेप्टिलिन है, नॉरट्रिप्टिलिन है, इमेप्रामाइन है, डिसिप्रामाइन है, डॉक्सीपेन है, प्रोट्रिप्टिलिन है और क्लोमिप्रामाइन है। इसके अलावा भी कुछ अवेलेबल हैं जो कि यूएस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहलाती हैं। इसकी टॉक्सिसिटी या टॉक्साइकोकाइनेटिक्स क्या है? दीज कंपाउंड्स आर हेपेटिकली मेटाबोलाइज, ये जो है लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं, एंड अंडरगो एंटेरोहेपेटिक रिसर्कुलेशन, ये भी है इसका कि एंटेरोहेपेटिक रिसर्कुलेशन में जाते हैं, एंड हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन बाइंडिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा है, एंड हैव एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर, तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ है। तो इस वजह से इसकी भी टॉक्सिसिटी को रिवर्स करना अगर ये एक दफ़ा डेवलप हो जाए तो ईजी नहीं होगा। इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो रही है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की, तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है इसके। वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जो है वो किस तरह से होंगे? मिड्रियासिस, यानी जो है वो आई जो होगी वो उसमें ब्लड विजन होगा, यानी लेंस की जो मूवमेंट होगी वो इम्पेयर होगी। इलियस क्या होता है? इलियस होता है पैरालिटिक इलियम, यानी ये कि जो इलियम की जो पैरास्टल्टिक मूवमेंट है वो रुक जाएंगी और या बहुत ही मिनिमम मिटिगेट हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से जो है वो डाइजेशन भी इम्पेयर होगा। तो ये जितने एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है वो होंगे। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन होगा, ये भी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है। हाइपरपायरेक्सिया यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये भी जो है वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स की वजह से हार्ट पर और लंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। हार्ट पर और लंग पे यानी कार्डियोपल्मोनरी टॉक्सिसिटी होगी, वो किस तरह से जाहिर होगी? टैकीकार्डियाज होगा। कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है, यानी जो ऐसे नोड से एवी नोड और फिर आगे जो बंडल ऑफ हेज परकंजी फाइबर जो इस तरह से जो कार्डिक नर्वस सिस्टम काम करता है और हार्ट बीट करवाता है और कॉन्ट्रैक्टाइलिटी करवाता है हार्ट, तो वो कंडक्शन सिस्टम जो होगा वो इम्पेयर होगा और ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या आ सकती है? हाइपोटेंशन हो सकती है। लंग पर क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो लंग पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो पल्मोनरी एडिमा की सूरत में होगा। सीएनएस मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं, यानी कुछ सीएनएस इफेक्ट्स भी डेवलप हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम एजिटेशन, यानी जो एजिटेटेड बिहेवियर होगा पेशेंट का, ठीक है, एंड कन्फ्यूजन टू द हेलुसिनेशंस भी डेवलप हो सकती हैं, सीजर्स भी हो सकता है और फाइनली कोमा भी डेवलप हो सकता है। तो ये जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी टॉक्सिसिटी की है। अगर हम लेबॉर्ट्री डेटा चेक करें तो ब्लड लेवल मॉनिटरिंग डज नॉट को रिलेट वेल विद द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी अगर हमें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के ब्लड लेवल चेक कराएं तो उसका जो है वो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स या टॉक्सिसिटी से कोई ख़ास को रिलेशन नहीं है। बाज़ लोगों में बहुत हाई लेवल होते हैं और कोई टॉक्सिसिटी नहीं हो रही होती है, बाज़ में लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में होते हैं लेकिन फिर भी उनमें टॉक्सिसिटी हो रही होती है। तो इस वजह से ब्लड लेवल को करवाना इतना कोई ख़ास आपको सूदमंद यानी कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। सम ऑथर्स सजेस्ट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग यानी ईसीजी मॉनिटरिंग इज़ ए बेटर गाइड इन टू असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ इंजेक्शन, यानी ये कि जो है वो कहते हैं ईसीजी मॉनिटरिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है in order to find the severity of tricyclic antidepressant ingestion in excess quantity. However, there are some standard treatments recommended. कुछ standard treatment recommended हैं अगर tricyclic antidepressants की toxicity हो रही है. First is the GI decontamination. गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जितनी ड्रग है उसको निकालें. Syrup of ipecac is not recommended because patient may quickly become कोमाटोस, ठीक है, पेशेंट कोमाटोस यानी कोमा में जा सकता है, एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ
एस्पायरेशन यानी फिर क्या होगा, पल्मोनरी एस्पायरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो है वो जो जीआई ये कंटेंट होंगे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे और उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक होने की वजह से पेशेंट फिर सांस नहीं ले पाएगा, और जब सांस नहीं ले पाएगा तो फिर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसलिए जो है वो आईपी कैक यानी जो है वो इमेसिस जो है वो नॉट रिकमेंडेड विद आईपी कैक। अच्छा, एक्टिवेटेड चारकोल आप दे सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जो कि एक बाइंडिंग एजेंट है, एब्जॉर्बिंग एजेंट है, इज गिवन एवरी 6 आवर, क्योंकि इसकी एंटेरोहेपेटिक रिसर्कुलेशन है तो एवरी 6 आवर इसको देना फायदेमंद होगा। इसके अलावा अल्किलाइजेशन विद सोडियम बाइकार्बोनेट विद 1 to 2 milliequivalent per kg to maintain an arterial pH in between 7.45 to 7.55 decreases the free fraction of absorbed toxins, यानी इसकी फ्री कंसंट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी, एंड वाइल रिवर्सिंग सम ऑफ द कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज, और कुछ कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज को भी ये रिवर्स कर देंगे। तो ये अल्किलाइजेशन का ये फ़ायदा हो गया, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जब आप देंगे। इसके अलावा फेनिटॉइन और बेंजोडाइजिपिन ये भी दे सकते हैं। फेनिटॉइन एंड और बेंजोडाइजिपिन मे बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द सीजर्स, यानी अगर इतनी टॉक्सिसिटी हो गई है कि इससे सीजर्स डेवलप हो रहे हैं तो फिर आप फेनिटॉइन ये एंड और बेंजोडाइजिपिन, एंड और का मतलब है ये दोनों देंगे या फिर दोनों में से कोई एक आजमाएंगे पहले, और अगर एक से कंट्रोल नहीं हो रहा होगा तो फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। Phenytoin must be administered at a rate not exceeding 25 मिलीग्राम पर मिनट बिकॉज ऑफ हाइपोटेंसिव साइड इफेक्ट, क्योंकि देखें जो ये ड्रग है ये भी हाइपोटेंशन कर सकती है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और ये भी कर सकती है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइपोटेंशन में ना चला जाए, इस वजह से इसकी डोज जो होगी वो शुड नॉट एक्सीड 25 मिलीग्राम पर मिनट। इसके अलावा जो फेनिटॉइन के एक दूसरा सॉल्ट है फॉस्फेनिटॉइन, यानी एक्टिव फॉर्म है, मे बी यूज एंड इट हैज़ लोअर इंसिडेंसेस ऑफ हाइपोटेंशन देन फेनिटॉइन, तो ये भी यूज़ की जा सकती है और इसमें रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन जो है वो कम है, क्योंकि इसके इंसिडेंसेस ऑफ हाइपोटेंशन कम है। इसके अलावा एक और ड्रग है फाइसोस्टिग्मेन 2 मिलीग्राम IV ओवर 1 मिनट में बी यूज टू रिवर्स सीवियर एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, तो जो एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी होगी उसको फाइसोस्टिग्मेन काउंटर करेगी। ठीक है, ओइंग टू these drugs because this antidote may cause asystole, the use of antidote for TCA overdose is declining। अच्छा, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइसोस्टिग्मेन एसिस्टॉल कॉज कर सकती है, यानी हार्ट की जो बीट को स्टॉप कर सकती है, तो इस वजह से आज जो है के दौर में इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, डिक्लाइनिंग हो गया है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की ओवर डोज की सिचुएशन में। इस वजह से जो है वो फाइसोस्टिग्मेन जो है वो अब बहुत कम यूज़ होता है। इसके बाद हम आते हैं जो एक और एंटी डिप्रेसेंट है, दैट इज SSRI सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अवेलेबल फॉर्म इसकी कौन सी हैं? फ्लूऑक्सिटीन है, सर्टालिन है, पारऑक्सिटीन है, एसिटेलोप्राम है, सिटेलोप्राम है, ये सारी जो है वो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। इनकी टॉक्सिसिटी अगर होगी तो क्या होगी? SSRIs आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये ओरली दिए जाते हैं और वेल एब्जॉर्ब हैं आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। पीक लेवल अकर विद इन 2 to 6 आवर, ठीक है, इसका जो लेवल है पीक लेवल 2 से 6 घंटे में अचीव हो जाता है। SSRIs आर हेपेटिकली मेटाबोलाइज विद ए हाफ लाइफ बिटवीन 8 to 30 आवर, ठीक है, तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो मेनली लिवर का है और हाफ लाइफ जो है वो 8 से 30 घंटे की होती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी टॉक्सिसिटी की? इंक्लूड्स माइल्ड सिम्टोमेटोलॉजी, ठीक है ना, माइल्ड सिम्टम्स हैं, पेशेंट में बिकम एजिटेटेड ऐसा होगा, ड्राउजी होगा या फिर कंफ्यूज होगा। सीजर्स एंड कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी आर रेयर, इसमें सीजर और कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी जो है वो रेयर है, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा डोज में ये भी हाइपरटेंशन और हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। लेबॉर्ट्री डेटा, ECG मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेड, ठीक है, ECG के जरिए चेक किया जाए कि कोई हार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हार्ट बीट तो नहीं बढ़ रही। ब्लड लेवल मॉनिटरिंग इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर
जो SSRIs हैं यानी सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की टॉक्सिसिटी होने लगे, तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। ट्रीटमेंट इंक्लूड गैस्ट्रिक लेवाज, ठीक है, एक तो गैस्ट्रिक लेवाज करें। सपोर्टिव ट्रीटमेंट वो जो ABC था यानी एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन वो मेंटेन करें। सम टॉक्सिकोलॉजिस्ट में रिकमेंड द यूज़ ऑफ साइप्रोहेप्टेडिन, ठीक है, कुछ जो टॉक्सिकोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी में साइप्रोहेप्टेडिन यूज़ किया जाए टू मैनेज द सीरोटोनिन सिंड्रोम, अगर सीरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप हो रहे हैं, विच में मैनिफेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ दीज इंजेक्शन। अच्छा, ये सीरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होगा, एजिटेटेड बिहेवियर होगा, डायरिया होगा, GI मूवमेंट बढ़ जाएंगी और हार्ट बीट इम्पेयर होगी और पेशेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होगा, कार्डियोवैस्कुलर जो है वो इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, सीजर डेवलप हो सकता है। अगर इस पेशेंट को सही वक्त पे ट्रीट नहीं किया तो फिर इससे डेथ भी पेशेंट की हो सकती है, यानी ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सीरोटोनिन सिंड्रोम को हल्का नहीं लेना चाहिए, दैट में कॉज वेरी सीवियर सिम्टम्स, यानी जैसे सीजर कॉज कर सकता है और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास है बेंजोडाइजिपीन्स, यानी जितने डाइजिपाम वगैरह जो हैं वो उनकी अगर टॉक्सिसिटी हो तो उसको कैसे मैनेज करना है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, इसलिए इट मस्ट बी इन 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 द माइंड ऑफ द फार्मासिस्ट कि इसको आपने कैसे मैनेज करना है। अवेलेबल फॉर्म्स इंक्लूड क्लोरोडाइजिपॉक्साइड, ये एक अवेलेबल है बहुत ज़्यादा कॉमनली, डाइजिपाम है, फ्लोरेजिपाम है, मीडाजोलाम है, लोरिजिपैम है, एल्प्राजोलाम है एंड ट्रायाजोलाम है, ये तो US मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे और दूसरे बेंजोडाइजिपीन डेरिवेटिव हमारी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है और उस टॉक्सिसिटी को आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम इसकी टॉक्साइकोकाइनेटिक की बात करें तो द ड्रग्स आर, चाहे वो ओरल ली जा रही हो, IV ली जा रही हो, ड्रग्स आर हेपेटिकली मेटाबोलाइज्ड। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, एक तो ड्राउजीनेस होगी, दूसरा एटेक्सिया यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स जिसकी वजह से पेशेंट खड़ा नहीं रह सकता, कन्फ्यूजन। हाउएवर फैटिलिटीज़ आर रेयर, इससे फैटिलिटीज़ बहुत रेयर है, ख़ासतौर से अब जो नई बेंजोडाइजिपीन मार्केट में अवेलेबल है। लेबॉर्ट्री डेटा, ड्रग लेवल मॉनिटरिंग इज़ नॉट इंडिकेटेड, क्योंकि इससे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा कोरिलेशन टॉक्सिसिटी की और ड्रग लेवल की ब्लड में कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इस्टेब्लिश नहीं है। ट्रीटमेंट अगर हमें देना हो ऐसी पेशेंट को जो अगर इस तरह की टॉक्सिसिटी से आपके पास आ रहा है, तो सबसे पहले है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट इंक्लूड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यानी स्टमक से वही लवाज करें, गैस्ट्रिक लवाज। एक्टिवेटेड चारकोल कैन बी गिवन एंड कैथार्टिक्स कैन ऑल्सो बी गिवन, ताकि जितना जो है वो ड्यूटेनम मिलियम वगैरह में चला गया है वो स्टूल के साथ एलिमिनेट हो जाए। स्पेसिफिक एंटीडोट क्या है, वो सब उसके लिए जो कि बेंजोडाइजिपीन एब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड में जा चुका है। फ्लूमेजेनिल, दैट फ्लूमेजेनिल इज स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपीन। तो ये किस तरह से दिया जाएगा, फ्लूमेजेनिल इज गिवन 0.2 मिलीग्राम IV ओवर 30 सेकेंड, ठीक है, 0.2 मिलीग्राम IV ओवर 30 सेकेंड एंड रिपीट डोजेज ऑफ 0.5 मिलीग्राम ओवर 30 सेकेंड। उसके बाद फिर डोज रिपीट करनी है 0.5 मिलीग्राम वही IV ओवर 30 सेकेंड एट 1 मिनट इंटरवल, यानी 1 मिनट के बाद, यानी पहले आपने 0.2 मिलीग्राम 30 सेकेंड में इन्फ्यूज़ की, फिर 1 मिनट के इंटरवल के बाद 0.5 मिलीग्राम ओवर 30 सेकेंड फॉर ए मैक्सिमम कम्युलेटिव डोज ऑफ 5 मिलीग्राम, और इस डोज को टोटल करते जाएं, मैक्सिमम आप जा सकते हैं अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो 5 मिलीग्राम तक। फ्लूमेजेनिल की अगर हम बात करें तो फ्लूमेजेनिल हैज़ शॉर्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ये इसकी काइनेटिक्स है। इसके अलावा केयरफुल ऑब्जर्वेशन फॉर रीसेडेशन इज नेसेसरी, यानी आपने देखा कि रिस्पॉन्स आ रहा है फ्लूमेजेनिल का, अब पेशेंट जो है वो ठीक होना शुरू हो गया, वो सेडेशन से बाहर आना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर रीसेडेशन होना शुरू हो गई है। वो किस सूरत में होगी, स्पेशली फॉर इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपीन, उस केस में फिर आपको फ्लूमेजेनिल जो है वो फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा फ्लूमेजेनिल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मिक्स्ड ओवरडोज पेशेंट्स। मिक्स्ड ओवरडोज पेशेंट क्या है, पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स इन होम सीजर्स आर लाइकली। तो फ्लूमेजेनिल इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। किस केस में? अगर पेशेंट ने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और बेंजोडाइजेपिन दोनों लेता है और उस सूरत में इन दोनों ड्रग की ओवरडोज हो गई है और टॉक्सिसिटी हो रही है, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की वजह से सीजर्स आ सकते हैं और फ्लूमेजेनिल भी जो है वो उसको, क्योंकि इसको एंटागोनाइज करेगी बेंजोडाइजेपिन को, तो उस वजह से सीजर का पोटेंशियल और ज़्यादा हो जाएगा, विच कुड बी वेरी रिस्की फॉर द पेशेंट, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस तरह से इस वजह से जो है इसको आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि ये पेशेंट जो है अगर इसने कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ली है जिसमें बेंजोडाइजेपिन भी है एज एंजायोलाइटिक लाइक एल्प्राजोलाम प्लस ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और उसकी ओवरडोज हो गई है और टॉक्सिसिटी हो गई है, तो फिर आप उसकी टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए यानी बेंजोडाइजेपिन को कंट्रोल करने के लिए आप फ्लूमेजेनिल नहीं देंगे। अच्छा इसके बाद है आपके पास बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, या जिसको हम सिंपली बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो तो आपने क्या करना है? अवेलेबल डोजेज फॉर्म क्लास एग्जाम्पल इंक्लूड प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल और इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो बीटा ब्लॉकर आपके पास मौजूद हैं। ओरल एंड पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स आर अवेलेबल। इनकी जो है ओरल प्रिपरेशन भी अवेलेबल है और पेरेंटल प्रिपरेशंस भी अवेलेबल हैं। इनकी टॉक्साइकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ऑल ऑफ द मेंबर्स विद इन दिस क्लास डिफर इन रिगार्ड टू रीनल वर्सेस हिपैटिक एलिमिनेशन, यानी कुछ ड्रग्स ऐसी हैं इसमें जिनका रीनल एलिमिनेशन ज़्यादा है और कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनका हिपैटिक एलिमिनेशन ज़्यादा है। इसके अलावा लिपिड सॉल्युबिलिटी वेरी करती है, लाइक प्रोप्रेनोलॉल की लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है और इसकी जो मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन है वो लेवर है, जबकि एटिनोलोल जो है वो इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है और इसका मेन एटिनोलोल का रूट ऑफ एलिमिनेशन किडनी है, और इसी तरीके से इनकी प्रोटीन बाइंडिंग भी वेरी करती है। पेशेंट्स में बिकम टॉक्सिक ओइंग टू चेंजेस इन ऑर्गन फंक्शन, यानी अगर वो ड्रग जो कि लिवर से एलिमिनेट होती है और पेशेंट लिवर फेलियर में जा रहा है तो उसकी फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं हो रहा होगा। और अगर वो वाला सॉल्ट लिया जो कि किडनी से एलिमिनेट होता है और पेशेंट किडनी फेलियर में जा रहा है तो फिर उस सूरत में फिर वो ड्रग क्योंकि किडनी से एलिमिनेट नहीं हो सकेगी क्योंकि पेशेंट रीनल फेलियर में जा रहा है, तो फिर उनके टॉक्सिक लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे और उससे टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाएगी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें इसकी टॉक्सिसिटी की, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंक्लूड हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, AV block, atrioventricular block and bronchospasm occur particularly with नॉन कार्डियोसिलेक्टिव एजेंट्स, क्योंकि जो आपके पास बीटा ब्लॉकर हैं वो कार्डियोसिलेक्टिव भी हैं और नॉन कार्डियोसिलेक्टिव भी हैं। अच्छा, लेबोरेटरी डेटा इंक्लूड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी चेक कर लें। पेशेंट में बिकम हाइपोग्लाइसेमिक, क्योंकि देखा यह गया है कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक किया गया वो भी डिस्टर्ब होता है और पेशेंट में बिकम हाइपोग्लाइसेमिक। ट्रीटमेंट क्या होगा अगर पेशेंट जो है वो बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी में जा रहा है? फर्स्ट इज द GI डिकंटामिनेशन, इंक्लूड गैस्ट्रिक लेवाज करें आप, एंड एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल जो होगा वो दैट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द जो गैस्ट्रिक लेवाज, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा स्टमक में वो गैस्ट्रिक लेवाज और एक्टिवेटेड चारकोल के जरिए रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा वो सब्सटेंस जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है उसको रिवर्स करने के लिए ग्लूकागॉन देंगे, वही हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए। ग्लूकागॉन इज गिवन 50 to 150 माइक्रोग्राम पर केजी एज ए लोडिंग डोज ओवर 1 मिनट। ठीक है, 50 से 150 माइक्रोग्राम पर केजी लोडिंग डोज ओवर 1 मिनट एंड फॉलोड बाय कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ 1 to 5 मिलीग्राम पर आवर इन केस ऑफ नीड। ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो उस सूरत में। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एपिनेफ्रिन। हम एपिनेफ्रिन देंगे अगर ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है। एपिनेफ्रिन शुड बी यूज कॉशियसली इन बीटा ब्लॉकर ओवरडोजेस। उसकी एक वजह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अनअपोज्ड अल्फा रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन in face of complete beta receptor block may lead to profound hypertension। यानी होगा यूं, क्योंकि एपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर से भी बाइंड होता है और अल्फा रिसेप्टर से भी बाइंड होता है, तो आपने एपिनेफ्रिन दिया इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द बीटा रिसेप्टर जो कि बीटा ब्लॉकर से ब्लॉक हो रहे थे, तो वो ना सिर्फ उसको जो है वो
ठीक है, रिवर्स करेंगे उसका इफेक्ट बीटा ब्लॉकर का, लेकिन वहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स भी तो ब्लड वेसल्स में मौजूद हैं जिस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है बीटा ब्लॉकर ड्रग का, तो वो अवेलेबल है। तो अल्फा रिसेप्टर से जो एपिनेफ्रिन बाइंड होगी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और पेशेंट एकदम हाइपरटेंशन में जाएगा। लिहाजा इसी वजह से ये कह रहे हैं कि एपिनेफ्रिन शुड बी यूज कॉशियसली, यानी फिर अगर आप एपिनेफ्रिन दे रहे हैं तो आप फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर मुसलसल मॉनिटर करते रहें। अच्छा, कैल्शियम सॉल्ट्स आप दे सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट यानी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं उसके साथ में। इसके अलावा हाई डोज इंसुलिन विद डेक्सट्रोज आप दे सकते हैं, इसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट ड्रग के साथ देखेंगे जो कि कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट है, कि वहाँ पे हमने कैल्शियम सॉल्ट्स और हाई डोज इंसुलिन डेक्सट्रोज किस फॉर्म में देनी है, किस तरह से देनी है और कितनी देनी है। बट here we are completing our this lecture. In the next lecture we will continue the toxicity of calcium channel antagonist. Thank you very much.